आज की जो हमारी क्लास है वो फिजिक्स की पहली क्लास है। तो फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इन दो फोटोज़ को समझेंगे कि आखिर इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। तो पहली वाली पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, पहली वाली पिक्चर में आपको एक बच्ची दिख रही है, वो अपने आप को इस मिरर के अंदर देख रही है। दूसरी वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर सा दृश्य है और उसकी पूरी की पूरी दृश्य की इमेज उस पानी के अंदर बन रही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखी आपने कि इसमें भी इमेज बन रही है, इसमें भी जैसा सब कुछ ऊपर है बिल्कुल वैसे ही के वैसा पानी के अंदर दिख रहा है। और यहाँ पर भी हम अगर किसी आईने के सामने अपने आप को खड़े होकर देखते हैं तो हम भी आईने के अंदर बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी यहाँ पर फिजिक्स की घटना जुड़ी हुई है जिसकी वजह से हम अपने आप को उस मिरर के अंदर देख पाते हैं। आज हम उस घटना को जानने का प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ जो भी घटना जुड़ी हुई है उस घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का जो फिजिक्स का हमारा टॉपिक है वो यही है कि आज हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमको ये चित्र समझना पड़ेगा। तो इस चित्र में आप देखिए, आपको जो जो चीज़ें दिख रही हैं पहले हम उसको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर हमको M1 M2 एक दर्पण दिख रहा है। ये M1 M2 एक दर्पण है और इसके साथ आपको दिख रहा है एक ये अभिलंब, N से इसको डिनोट किया गया है और ये B पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और ये इस M1 M2 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये सारी चीज़ें हमको इसमें दिख रही हैं। और क्या दिख रहा है, अभिलंब को हमने देख लिया जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, और M1 M2 एक दर्पण है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ एक पॉइंट A है, इस पॉइंट से एक किरण आ रही है जिसको नाम दिया गया है आपतित किरण, और इस B पॉइंट पर ये टकराती है और टकराने के बाद ये इस तरीके से C की तरफ चली जाती है। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये चीज़ हमको इसमें दिख रही है कि एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, अभिलंब है, पॉइंट A से आपतित किरण आती है, पॉइंट C की ओर चली जाती है। M1 M2 एक दर्पण है, मिरर है, और ये इस B पॉइंट पर टकराती है। अभी तक हमने इन चीज़ों को देखा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो अभिलंब है, ये जो नॉर्मल है, इसके साथ ये जो आपतित किरण है कुछ कोण बनाती है। इस कोण को नाम दिया है आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण है ये भी इस अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है और इसको नाम दिया है परावर्तन कोण। तो अभी तक हमने किन चीज़ों को पढ़ा, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और एक अभिलंब, और उसके साथ साथ आपके पास है एक दर्पण। तो अभी तक हमने इन चीज़ों को देखा। अब इन चीज़ों को आपको समझना है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई रे चलती है और वो किसी दर्पण से टकराती है, किसी सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो ऐसी जो घटना होती है इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा कि आपतित किरण यानी कि जो ऑब्जेक्ट से निकलकर जो किरण, जो रे आती है, परावर्तित किरण जो उस सरफेस से, उस दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली को आपतित और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। इनके बीच में इस नॉर्मल के साथ जो कोण बनते हैं उसमें आपतित किरण जो नॉर्मल के साथ कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तित किरण जो इस अभिलंब के साथ, इस नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है आपका दर्पण। तो अभी तक हमने इस चित्र में इन चीज़ों को समझ लिया है। तो अब हम परावर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। परावर्तन के बाद स्पीड नहीं बदलती जबकि वेग बदल जाता है। कहने का मतलब चाल नहीं बदलती, वेग बदल जाता है। स्पीड नहीं बदलती, वेलोसिटी बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है वो सेम रहती है बट उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर कहेंगे हम कि जब परावर्तन की घटना होती है तो चाल तो उसकी फिक्स रहती है बट उसकी जो डायरेक्शन बदलने से उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। नियमित रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज बनती है। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगी, बट अनियमित रिफ्लेक्शन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज नहीं बनती है। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी किस रिफ्लेक्शन में इमेज बनेगी, तो हमारी इमेज जो बनेगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में बनेगी, नियमित
परावर्तन में बनेगी, अनियमित परावर्तन में कोई इमेज नहीं बनेगी। उसका कारण भी यही है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ साफ कि जब आपके पास एक प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर है जिसकी दूसरी तरफ पेंट हो रहा है, तो वहाँ पर जब किसी पॉइंट से रेज आती हैं तो पैरेलल आएंगी और टकराने के बाद वो पैरेलल ही निकल जाएंगी। तो यहाँ पर यहाँ से आई, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है और इमेज यहाँ बनेगी। तो इस तरीके से जब इस तरीके का रिफ्लेक्शन होगा तो ही इमेज बनेगी, और जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होता है, ऊंचा नीचा, उस पर अगर रेज आती भी हैं तो वो कहीं ऊपर कहीं नीचे पड़ती हैं और टकराने के बाद अलग अलग तरीके से वो निकल जाती हैं। तो इस तरीके से इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपकी इमेज नहीं बनेगी। तो एक तो ये पॉइंट था समझने वाला। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप देखेंगे ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। चित्र थोड़ा छोटा है बट उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इस पर एक रेज आपकी आती है, आपकी इंसिडेंट रे, और उसके बाद इस पॉइंट से टकराने के बाद वापस चली जाती है। आपने देखा कि ये जो एंगल है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। इस वाले चित्र में यही दे रखा है। इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पर इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया और इसको डी नाम दे दिया। इस बी का तो आपको पता है ये आपतन कोण है, सी का भी आपको पता है कि ये आर है, परावर्तन कोण है। अब ए और डी, इनका भी हमको नाम पता होना चाहिए। तो ए को कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल, छूता हुआ कोण, और बी है, पता है आपको, इंसिडेंस एंगल, और सी है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, और डी है आपका डेविएशन। ठीक, तो इसी तरीके से ये 4 एंगल है हमारे पास। अब आगे देखते हैं इसकी लॉ। तो लॉ में आपका सबसे पहला लॉ है कि आई आर एन आर ऑन द सेम प्लेन ऑन द सेम पॉइंट, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आर ऑन द सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही सतह पर होंगे, एक ही सरफेस पर होंगे, ऑन द सेम पॉइंट, और एक ही पॉइंट पर होंगे, तभी रिफ्लेक्शन होगा, तभी आपका प्रकाश का परावर्तन की घटना होगी, अदरवाइज प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। दूसरा लॉ कहता है कि जो एंगल आई और एंगल आर है, यानी कि आपतन कोण और आपका परावर्तन कोण, ये हमेशा इक्वल होंगे। अभिलंब के जिस कोण से बनाती हुई किरण अभिलंब के साथ आएगी, आई आपतित किरण, उसी एंगल से वापस लौट कर जाएगी। यानी कि अगर ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहाँ पर भी ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। तो ये 2 लॉ हैं। अगर ये 2 लॉ वहाँ पर होते हैं तभी वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। और ये जो 4 आपके सामने एंगल थे ए बी सी डी, इनको अलग अलग जी, आई, आर और डेल्टा, अलग अलग नाम से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक आपतित किरण दर्पण के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन का कोण ज्ञात करें। आपतित किरण दर्पण के साथ, समझना वाली बात है यहाँ पे कि आपतित किरण दर्पण के साथ, यानी कि ये रहा आपका दर्पण, ये है आपका अभिलंब। आपतित किरण, ना कि अभिलंब की बात हुई है दर्पण की। तो दर्पण के साथ कोण बना रही है कितना, 15 डिग्री का। 15 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण बताइए, यानी कि तब आपको इस आर का मान बताना है। सबसे पहले तो हमको आई पता करना होगा, उसके बाद हम आर पता करेंगे। तो आपको पता है कि जो अभिलंब होता है ये इस दर्पण के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि जो आई प्लस 15 बराबर 90। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई इज इक्वल्स टू 90 माइनस 15। तो 90 माइनस 15 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 75। तो हमने आई की वैल्यू निकाल ली। इधर आपको इसका दूसरा लॉ पता है कि आई इज इक्वल्स टू आर होता है। तो जब आई इज इक्वल्स टू आर होगा तो आर की वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी, 75 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसका परावर्तन कोण निकाल लेंगे। आगे देखिए, प्लेन मिरर की बात करते हैं।
प्लेन मिरर में आप यहाँ पर एक फोटो देख रहे हैं। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है कि सामने, यहाँ पर आपके सामने एक, इधर एक कोई व्यक्ति है, कोई एक कार्टून है, कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट है। सामने उसके मिरर रखा हुआ है, इसकी एक साइड पेंट हो रहा है, दूसरी साइड दिख रही है उसकी इमेज बन रही है। प्लेन मिरर में लगभग ऐसा ही कुछ होता है कि हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और उसमें हम अपने आप को देख पाते हैं। तो इसके भी अपने कुछ नियम है प्लेन मिरर के, उनको देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इनफाइनाइट। जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है समतल दर्पण की, वो कैसी होती है? अनंत होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, वक्र त्रिज्या जो होती है, वो भी अनंत होती है। इसके साथ साथ वर्चुअल इमेज, यानी कि जो आपकी जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल नहीं होता है, आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है आपका इसमें प्लेन मिरर में। इरेक्ट यानी कि सीधा होता है, बिल्कुल सीधी इमेज दिखती है, हम उसमें उल्टे नहीं दिखते हैं, सीधे दिखते हैं। बट लेटरली इन्वर्टेड, बट पार्श्विक उल्टा होता है। लेफ्ट का जो पोर्शन है वो राइट में दिखता है और जो राइट का पोर्शन है वो लेफ्ट में दिखता है। इसी तरीके से आगे देखिए, साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी इसमें। दूसरी चीज, इन्वर्टेड मीन्स का मतलब होता है या तो अप एंड डाउन उसका उल्टा हो जाएगा, अप वाला पोर्शन डाउन और डाउन वाला पोर्शन अप, या फिर लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि पार्श्विक उल्टी होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उस मिरर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equals to distance of object from mirror, distance of image of from mirror, distance of object from mirror is equals to distance of image from mirror। यानी कि यहाँ पर बात कही गई है कि ये जो आपके सामने प्रतिबिंब है, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी उतनी दूरी पर उसकी इमेज बनेगी। यहाँ से इसकी दोनों की दूरी कैसी होगी? बराबर दूरी पर होंगे ये दोनों। ये भी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। तो ये सारी जो हमने अभी पढ़ी हैं, ये सारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, इनको याद रखिएगा और ये पूछ ली जाती हैं, एक नंबर में क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। आगे है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये वाला क्लियर हो गया पॉइंट। आगे है मैग्निफिकेशन, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं। तो ये अगर आपको निकालनी है प्लेन मिरर की आवर्धन क्षमता निकालनी है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि जो इमेज बनी है उसकी हाइट अपॉन जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, दोनों का डिवाइड मार दो और जो भी आंसर निकल के आता है वो मैग्निफिकेशन होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो उनकी जो हाइट होती है वो बराबर ही होती है, ऊंचाई बराबर रहती है। तो फिर यहाँ पर आंसर इसका मैग्निफिकेशन निकल के कितना आएगा? 1, पॉजिटिव 1 +1। ठीक, तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी रहती है? +1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हेन इमेज इरेक्ट, जब इमेज सीधी बनती है तो आवर्धन क्षमता हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। जब इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी, तब आपकी आवर्धन क्षमता नेगेटिव में आएगी। तो ये भी पूछ ली जाती है आपसे एक नंबर में क्वेश्चन कि कब ये जो प्लेन मिरर है उसकी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव है होती है, नेगेटिव होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि हमेशा प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो सीधी बनती है, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता जो मैग्निफिकेशन है वो भी आपका पॉजिटिव रहता है। तो आवर्धन क्षमता निकालने का और भी फॉर्मूले हैं, एक तो हम हाइट से निकाल सकते हैं, दूसरा हम जो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जो मिरर से जो डिस्टेंस है उस फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस की बात करेंगे कि जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ कोई एंगल बना रहे हों तो उनसे इमेज कितनी बनेगी और किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होगी तब कितनी इमेज बनेगी, उनके बीच में एंगल कितना होगा तब कितनी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि क्वेश्चन कि जब दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक ऑब्जेक्ट है तो वो उनके सामने रखी हुई है, तो बताइए कि कितनी इमेजें बनेंगी, तो कितनी इमेज बनेंगी इस कंडीशन में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास 360 डिग्री अपॉन थीटा -1।
इसमें हम रखेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जो एंगल होगा, जो उन दोनों के बीच में एंगल, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है तो हमने यहाँ पे 60 रखा और डिवाइड किया तो -1 किया तो आंसर निकल के आया 5। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इमेज बनेगी आपकी 5। बट जब दो मिरर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कॉर्ड बनाते हैं तब जो इमेज बनती है वो बनती है 3। नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 3। तो ये भी हमने इसी 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 में रख के निकाला है, चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं। आगे देखिए इसी तरीके से थीटा जब 45 डिग्री है तो इमेज बनेगी 7, थीटा जब 120 डिग्री है तो इमेज बनेगी, आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 3, और जब थीटा 72 डिग्री है तो 5 निकल के आएगा। इसी तरीके से हमने और भी एग्जांपल सेट कर लिए। यहाँ पर जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हों तब जो इमेजेस बनती है, नंबर ऑफ इमेजेस बनती है वो इनफाइनाइट, अनंत इमेजेस बनती है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, जब दो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आप देख ही रहे हैं कि ये एक सेम वॉल की तरह बिहेव करेंगे, एक प्लेन मिरर की तरह, एक सीधा मिरर की तरह करेंगे तो एक ही इमेज बनेगी इसमें, इस कंडीशन में। तो ये सारे पॉइंट हो गए। इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है वो हमेशा उसका जो नंबर होता है वो ऑड ही रहता है, ऑड ही इमेज बनेगी। 2 4 6 नहीं आएगा, 1 3 5 7 9 यही नंबर आएंगे जब भी आप निकालेंगे नंबर ऑफ इमेजेस। आगे एक और एग्जांपल है, यदि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है तो इमेज किस स्पीड से दर्पण की तरफ भागेगी? तो इसका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से भागेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पकड़ रही हैं, यही मतलब है इसका। ठीक, आगे देखिए, पूरी इमेज देखने के लिए मिरर ऑब्जेक्ट का आधा हो, यानी कि अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है, आप अपने आप को पूरा देखना चाहते हैं सर से लेके पाँव तक, तो जो मिरर है वो आपका ऑब्जेक्ट का आधा हो। जितने बड़े आप हैं, अगर आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का मिरर आपके लिए काफ़ी है। अगर आप 6 फीट के हैं तो आपके लिए 3 फीट का मिरर काफ़ी है। तो आधा जो मिरर का साइज़ है वो आधा ही, ऊंचाई है वो आधी होगी, तो आप अपनी उसमें पूरी इमेज देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यदि कोई मिरर थीटा डिग्री के कोण से रोटेट होगा तो आपतित किरण वही रहेगी, क्योंकि पॉइंट वहीं से आ रहा है, मिरर रोटेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट फिक्स है बट मिरर रोटेट हो रहा है, इसलिए आपतित किरण वही रहेगी। जबकि नॉर्मल थीटा डिग्री से रोटेट होगा, क्योंकि नॉर्मल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उस सरफेस के ऊपर, और सरफेस घूम रहा है तो नॉर्मल भी घूमेगा उसके साथ साथ और करेगा, और रिफ्लेक्टेड रे 2 इंटू थीटा डिग्री से रोटेट हो जाएगी, रोटेट करेगी। ये यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर है, जब कोई किरण एक दर्पण के समानांतर आती है और दूसरे से टकराकर दूसरे के समानांतर होती है, अगर ऐसा घटना हो रही है तो फिर दर्पणों के बीच कोण कितना होगा? तो दर्पणों के बीच होगा 60 डिग्री का कोण। यहाँ पर देखिए आप इस वाले चित्र में कि ये दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए हैं। यहाँ पर एक किरण आई समानांतर किसी प्लेन मिरर के, इसके समानांतर आई है, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद फिर इधर गई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद दूसरे वाले मिरर के पैरेलल चली गई। 2 मिरर हैं, 2 में से पहली आपतित किरण पहले वाले मिरर के पैरेलल आती है, टकराने के बाद दूसरे मिरर के पैरेलल चली जाती है। अगर ऐसा वहाँ पर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। इसी तरीके से दूसरे वाले चित्र में देखिए, जब कोई किरण एक दर्पण पर आपतित होकर परावर्तन के बाद उसी के समानांतर चली जाती है तो कोण 90 डिग्री का होगा। उन दर्पणों के बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। कब? जब कोई किरण एक दर्पण पर आपतित होकर, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनते हुए 2 दर्पण सेट हैं, और क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आपतित किरण आ रही है और परावर्तन के बाद उसी के समानांतर चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो किरण आई यहाँ से टकराई, टकराने के बाद फिर यहाँ पर गई, और फिर उसके बाद जो किरण आई थी यानी आपतित किरण के ही पैरेलल चली गई। ये वाली ऐसे आ रही है और ये वाली ऐसे जा रही है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। तो आज हमने जो अपनी क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किए, जो पॉइंट्स डिस्कस किए, वो हमने परावर्तन से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए। आगे और भी परावर्तन से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।